चलिए, स्वागत है आपका शो में। और जी हाँ, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि कल है 15 अगस्त, यानी कि इंडिपेंडेंस डे। और उससे पहले मार्केट में भी पिछले 2-3 दिनों में एक अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिली। ये हफ्ता काफ़ी शानदार रहा है मार्केट के लिए। एक्चुअली 6 हफ्ते की एक जो डाउन साइड चली आ रही थी, 6 हफ्ते से हम रेड में थे। अब ये कहना सही होगा कि फाइनली अब वो क्रम टूटेगा, क्योंकि 24,364 वो लेवल था जहां से हमने इस हफ्ते की शुरुआत की थी। तो एटलीस्ट 6 हफ्तों के बाद आज मार्केट एक वीकली पॉजिटिव कैंडल आपको देने वाला है। ये अपने आप में एक पॉजिटिव चीज़ है। हाँ, लेकिन आज सुबह की जो हमारी स्क्रिप्ट थी कि ऑप्शन राइटर्स की रेंज को रिस्पेक्ट करिए, एक ट्रेंड डे के बाद नॉर्मली मार्केट का टेक्सचर ये रहा है कि एक ट्रेंड डे, उसके बाद थोड़ा सा एक्सपायरी वाले दिन वॉलेटिलिटी, फिर कल एक ट्रेंड डे और आज शायद थोड़ा सा एक रेंज सेशन। आखिरी घंटे में शायद एक तेज़ मूव आए। मैं एक अभी भी एक पॉसिबिलिटी लेकर चल रहा हूँ कि शायद आखिरी घंटे में मार्केट में कुछ एक बड़ा मूव बाकी हो। ऑब्वियसली ट्रंप और पुतिन की जो कल बैठक होनी है उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन एक चीज़ जो मार्केट में क्लियर है, जो सेल ट्रेड थी वो टायर्ड आउट हो रही है इस समय, और लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। आज पूरा दिन हमने सिर्फ एक क्षण भर के लिए हम रेड में गए थे, अदरवाइज पूरे टाइम हम ग्रीन में रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी कुछ तेज़ी के साइन मिले हैं, तो ये बाजार के लिए काफ़ी कुछ पॉजिटिव है। विरुश्रा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून बाजार आज फ्लैट और पॉजिटिव सिग्नल्स तो कल के दिन भी हमने देखा, रिलीफ रैली पे प्ले हो रही थी मार्केट में, आज भी वो तो कायम है। हालांकि एक्सपायरी का दिन है, थोड़ी वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड होती है आज के दिन में, और आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहता है उस पर भी नजर रहेंगे। लेकिन सवाल ये कि अभी तक मार्केट कैसी लग रही है आपको, और आप कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही जो वीकेंड पे अभी डेवलपमेंट होने उस पर तो नजरें बनी ही रहेंगी। ऐसे मूड माहौल में कैसे अप्रोच करें इस मार्केट को? बिल्कुल, देखिए श्रेया, ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट तो वो जो ट्रंप और पुतिन की मीटिंग है वो है। और अब उसमें जेलेंस्की आएंगे या नहीं आएंगे उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। सीज़ फायर अनाउंस होगा या नहीं होगा, एटलीस्ट उसमें कुछ साइंस आएंगे या नहीं आएंगे। ग्लोबल मार्केट तो ये उम्मीद लगा के बैठी है कि उस पर कुछ आ जाए शायद, क्योंकि अगर वो हो गया तो फिर एक बहुत बड़ा रोड़ा आपके सामने से वैसे ही हट जाएगा। उसके बाद भारत अमेरिका की ट्रेड डील, मुझे पता है कि अब उसमें कोई नेगोशिएशन अब किस लेवल पर है ये कहना बहुत टफ होगा, लेकिन 27 तारीख का वो डेडलाइन है, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए एक डेट बन जाएगी। और अर्निंग सीजन खत्म हो चुका है, आरबीआई की पॉलिसी आके जा चुकी है, तो आपके पास अब एज सच कोई ट्रिगर नहीं है। मंथली फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर अब मंथ के एंड में आएंगे, तो अगले 12-13 दिन जो हैं वो मार्केट का फोकस जो है वो इन चीज़ों पर होगा। उसके बाद मार्केट फोकस करेगा नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स पर, और ये फेस्टिव सीज़न की शुरुआत हो रही है। जैसे हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, नॉर्मली फेस्टिव सीज़न जो है उसमें हमारी मार्केट्स में एक अमूमन तेज़ी आती है, वो गणपति फेस्टिवल के आसपास खास तौर से, तो वो शायद मार्केट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव हो। एक सेंस बन रही है कि अब नई मंदी जो है वो 24,300 के नीचे ही आएगी। जब तक आप 24,300 के ऊपर हैं, 300-350, तब तक फ्रेश मंदी के साइन थोड़े कम लग रहे हैं। एफआईआईज ने भी थोड़े शॉर्ट कवर करने शुरू कर रहे हैं। होपफुली आज थोड़े से और शॉर्ट्स कवर हुए होंगे, होपफुली। लेकिन एक चीज़ है, इस बीच में 24,800 पर बड़ी रेजिस्टेंस है, तो 24,800 का क्रॉस होना और इसके ऊपर टिकना ये थोड़ा सा ज़रूरी होगा। निफ्टी की जहाँ तक बात है लेवल्स की, आज के ट्रेड के लिए पहला सपोर्ट 24,550 से 24,600 पर है, और आज का हाई, आज का लो देखिए आप 24,603 ही था, और बड़ा सपोर्ट 24,400 से 24,500 पर है। मुझे नहीं लगता अब वहाँ तक आपको वरी करने की ज़रूरत है। रेजिस्टेंस, पहली रेजिस्टेंस वेल डॉक्यूमेंटेड 24,650 से 24,725। आज सुबह भी हमने ये लेवल मेंशन किया था, ये ऑप्शन राइटर का जोन है, और आज का हाई इसी रेंज में है 24,675 के आसपास। और अगर ये क्रॉस हुआ तो बड़ी रेजिस्टेंस फिर 24,750 से 24,800, जो आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको अगर आपने क्रॉस किया तो फिर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग होगी। आज बैंक निफ्टी में थोड़ा मूव सुबह देखने को मिला था, लेकिन वो फिजल आउट हो गया। आप देखिए, सुबह एक बार के लिए लग रहा था कि आप 55,500 को क्रॉस कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाए, और वो 55,500 पे बड़ी रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 55,000 पर है, रेजिस्टेंस 55,500 पर है। 55,500 अगर आप बैंक निफ्टी पर क्रॉस करेंगे तो मुझे लग रहा है कि फिर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है, जो आपको 55,800 56,000 तक एक बार ले जा सकती है, लेकिन वन स्टेप एट ए टाइम। अभी के लिए तो थोड़ी सी रेजिस्टेंस है। आज के इस ट्रेड में मुझे बस एक चीज़ खली है, वो है मिड कैप परफॉर्मेंस और मार्केट ब्रेड। आई थिंक इसका भी एक कारण ये हो सकता है कि लॉन्ग वीकेंड से पहले शायद थोड़ा सा रिटेल एचएनआई कम्युनिटी थोड़ा सा शायद बड़ी पोजीशनिंग नहीं लेना चाहती। ये शायद एक्सप्लेन कर रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आज अंडर परफॉर्मेंस हुई है। अदरवाइज कोई रीज़न नहीं था इस तरीके से आज मिड कैप और स्मॉल कैप के करने का। फिर गुड आफ्टरनून, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा आज का?
जय अनुज, गुड आफ्टरनून। देखिए, स्टॉक्स पे मेरे ख्याल से अनुज उन स्टॉक्स पे फोकस कीजिए जो कि अभी भी चल रहे हैं और मेरे ख्याल से वीकेंड पे भी उनके लिए जरूर बना रहेगा। एटर्नल, अनुज एटर्नल पहला स्टॉक आपकी स्क्रीन पे 318.30 ऑल टाइम हाई, एक क्लासिकल राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट, यानी आपने दिसंबर 2024 के हाई को क्रॉस किया। और सिर्फ मैं अगर एक रीसेंट प्राइस परफॉर्मेंस को 17 जुलाई से लेकर अब तक देखूं तो इट्स ए क्लासिकल फ्लैग ब्रेकआउट 318.10। जरा प्लीज़ एक बार फ्यूचर्स रखिएगा, सिर्फ 2 ही स्टॉक्स रखूंगा आज स्क्रीन पे क्योंकि बहुत डेटा नहीं था मेरे पास और कुछ कन्विंसिंग स्टॉक्स पे। जरा अनुज इसका बिल्डअप देखिए, 3% और 70 लाख शेयर वाई में जुड़े एट ऑल टाइम है। अमूमन ये ऐसा तब होता है जब स्टॉक कंप्लीटली अपनी ट्रेजेक्ट्री को, अपने ट्रेड जोन को, अपने चार्ट्स पे बिल्कुल तब्दील होने को हो। 70 लाख शेयर जुड़े अनुज। और एक और चीज़, इसकी 330 की कॉल जरा एक बार दिखाइएगा। 330 की, मैं जब ओआई से थोड़ा सा इंप्रेस हुआ तो मैं गया 330 की कॉल, यहाँ से करीब करीब 12 रुपए की ऊपर की कॉल में शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो कंप्लीटली अगर आप देखें एक डिफरेंट स्टैट्स हैं एक स्टॉक के जो कि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, दैट्स एटर्नल। शानदार मूव यहाँ पे। इसके बाद रखूंगा मैं स्टॉक दैट्स पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। एक क्रूड के रिट्रेसमेंट का एडवांटेज भी था और पिडिलाइट आपकी स्क्रीन पे आएगा। ये देखिए, ये थी एक कॉल में जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है। यहाँ पर भी 10,000 शेयर्स का बिल्डअप है। डे हाई तो नहीं, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट उस ट्रेजेक्ट्री में ही ट्रेड कर रहा है और डेली चार्ट से बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। इसकी भी ऑप्शन स्टेट्स फेवर कर रहे थे। और बैंकिंग में अनुज में एक स्टॉक रखना चाहूँगा, दैट्स एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। नंबर्स के बाद क्रैक हुआ था, एक दिन एक मूव आया भी था लेकिन फिजल आउट हो गया। बट अराउंड 748.65 ये अपने 2 एवरेजेस को आज टेस्ट कर रहा है। ओआई शेड प्राइस अप आज 20 और 50 डेमा को ऑलमोस्ट स्ट्राइक करता हुआ। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो प्लेसमेंट है वो अच्छी लग रही है। बट अभी 751 752 कटना बाकी है। बट फर्स्ट केस जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग है वो है एटर्नल। अनुज निफ्टी बैंक पे हम बात काफ़ी कर ही चुके हैं, निफ्टी आईटी पे भी काफ़ी बात करी थी। अभी बाजार में कभी कभी जब इंडेक्स एक रेंज में होता है, कंसोलिडेशन की मूड में होता है, बाजार कुछ थीम को पकड़ के चल रहा है। अभी आपके अनुसार क्या लग रहा है, जब नेक्स्ट वीक पॉसिबली आएंगे हम, कौन सी थीम पे बाजार थोड़ा सा फोकस करना चाहेगा? बिल्कुल। देखिए, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट थीम तो ये इस मीटिंग से निकल कर क्या आएगा उसके बाद ही आई थिंक हम डिसाइड कर पाएंगे वीरू मार्केट में। लेकिन एक थीम जो थोड़ी सी एमर्ज हो रही है वो है एफएमसीजी। आप देखिए ज़रा एक बार, आज एशियन पेंट्स में वापस थोड़ी सी रिकवरी आई है, सेलेक्टिवली एशियन पेंट्स में थोड़ी सी रिकवरी आई है। आई थिंक थोड़ी सी एनबीएफसीज, सेलेक्टिव एनबीएफसीज में यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग लौट रही है। मेरे ख्याल से अगर आपको याद होगा, जब पिछले क्वार्टर में अर्निंग सीजन ख़त्म हुआ था उसके बाद जब तेज़ी की शुरुआत हुई थी उसको सबसे ज़्यादा कंजम्पशन ने लीड किया था। ऑटोज़ एक और पॉकेट है जहाँ पर आते हैं आप देखिए अशोक लेलैंड के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। अशोक लेलैंड में अच्छे मूव्स हैं। आई थिंक 2-3 दिन से हमने हीरो मोटोकॉर्प में, टीवीएस मोटर में ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छे मूव्स देखे थे। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी लीडरशिप जो है वो इन 2 स्पेसेस में इमर्ज होगी अगले कुछ दिनों में, एफएमसीजी और ऑटो। क्योंकि मार्केट की होप यही होगी कि फेस्टिव सीज़न जो है वो सबसे ज़्यादा, अगर फेस्टिव चेयर होगा तो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन में होगा। तो ये 2 स्पेसेस पर शायद मार्केट की नज़र रहेगी। चलिए अब श्रेया को जोड़ लेते हैं शो में। श्रेया, गुड आफ्टरनून। आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम क्रम। जी गुड आफ्टरनून। उससे पहले एक सवाल मेरा था, हालांकि आपने अपने मार्केट कमेंट्री में इसका जिक्र भी किया मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर, उसी पर सवाल था मेरा। जैसे कि आपने भी मेंशन किया कमज़ोर थोड़े आज लग रहे हैं, प्रेशर में थे मिड कैप और स्मॉल कैप और ब्रेथ इसके कारण ख़राब आज के सत्र में। स्मॉल कैप मिड कैप में ये बिकवाली क्यों आज के सत्र में देखने को मिली, और साथ ही अभी भी क्या आपको दमखम नज़र आ रहा है स्पेस में, अब यहाँ पर भी स्टॉक स्पेसिफिक रहना सही रहेगा? आई थिंक श्रेया, आई थिंक मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा ना आप इसको एक दिन और दें। ये आज लॉन्ग वीकेंड वाला जो फैक्टर है ना मिड और स्मॉल कैप में, ये बहुत कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कई बार लॉन्ग वीकेंड से पहले मिड और स्मॉल कैप में थोड़ा सा प्रेशर आता है। लेकिन मिड और स्मॉल कैप को अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक बड़े आउट परफॉर्मर रहे। आप जुलाई का म्यूचुअल फंड का डेटा देखिए, मिड और स्मॉल कैप में किस तरीके की बाइंग हुई है। आई थिंक बहुत लोग मिड और स्मॉल कैप में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत बड़ी गिरावट आएगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। मिड और स्मॉल कैप में जब भी गिरावट आई वो एक्चुअली निफ्टी से कम गिरावट आई। ये वाली जो मार्केट है ना, इसने काफ़ी कन्वेंशनल लॉजिक्स जो हैं उनको डिफाई किया है। तो आई थिंक थोड़ा सा मेरा फोकस अभी भी
रहेगा कि इंडिविजुअल स्टॉक्स पे से फोकस, मंडे से आई थिंक क्लियर हो जाएगा। लॉन्ग वीकेंड से पहले ये सब थोड़ा सा नॉर्मली एक्सपेक्टेड है। ओके, इट्स अ नॉर्मल थिंग। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात होगी ट्रेंडिंग स्टॉक्स की। मार्केट फ्लैट ही है आज, तो कहाँ पे थोड़ी खरीदारी होती हुई नजर आई आज के सेशन में, उससे शुरुआत कर लेते हैं। विप्रो आईटी स्पेस आज वहाँ पे खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, 2.5% के करीब चढ़ गया। इन्फी चढ़ गया 2% के करीब और जॉइंट वेंचर की खबर भी थी। ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश, 1880 तक के टारगेट आए हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से, तो इन्फोसिस इस खबर के बाद चढ़ता हुआ नजर आया। इटर्नल जो वीरेंद्र जब भी मेंशन करते हैं, शानदार तेजी के साथ कर रहा है कारोबार, 2% की तेजी। HDFC लाइफ कल भी यहाँ पे तेजी थी, आज भी खरीदारी होती हुई नजर आई। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस रिजल्ट काफ़ी अच्छे, आज का हीरो ऑफ द डे। और शो में आगे समझेंगे भी कि मुथूट फाइनेंस के नतीजों में ऐसा क्या अच्छा लगा, ब्रोकरेजेस को क्या अच्छा लगा। और आज 10% इंट्राडे में उछला है। कल्याण ज्वेलर्स में खरीदारी 5% के करीब। मनप्पुरम फाइनेंस और पूरा गोल्ड स्पेस अगर आप देखें तो यहाँ पे फिर से बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आई है। 3.5% से ज्यादा की तेजी। इन्फो एज नौकरी 4% उछल गया आज के सत्र में। लेकिन कई सारे स्टॉक्स जहां पर डेंट भी पड़ा है। टाटा स्टील देखिए, मेटल स्पेस कल शानदार रैली के साथ कर रहा था कारोबार, आज मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है। 2.5% से ज्यादा की गिरावट टाटा स्टील में। डानी पोर्ट्स बैकफुट पर 1.5% की गिरावट। हिंडाल्को अगेन मेटल स्पेस अब आपको नजर आएगा। FMCG के कुछ चुनिंदा काउंटर्स जहां पर आज थोड़ा दबाव। नेस्ले इंडिया उस लिस्ट में शामिल, आप देखिए लगभग 1% की गिरावट के साथ। मैक्स हेल्थ केयर थोड़ा हेल्थ केयर स्पेस में देखें आप तो 4%। HPCL NMDC अगेन टूटा 4% से ज्यादा। और वोडाफोन आइडिया 3.5% की करीब टूटता हुआ नजर आया। तो ये कुछ काउंटर्स जहां पर एक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे आज SBI सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल और AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, शिल्पा राउत, अमित सेठ, सुरुचित जैन और सोमिल मेहता जी से। 2:15 पर यतिन बताएंगे आपको मुथूट फाइनेंस में क्यों है तूफानी तेजी। 2:20 पर आशीष बताएंगे कैसे रह सकते हैं अशोक लीलैंड के रिजल्ट। साथ ही 2:30 बजे आशीष चतुर्वेदी बताएंगे आपको डिफेंस सेक्टर में कितना है दम। इसके अलावा 2:40 पर दीपाली राणा बताएंगी आपको EV सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा की क्या है बड़ी तैयारी। 2:50 पर मार्केट बिग बॉयस में मेरे साथ जुड़ेंगे एलेक्जर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता जी। 3:05 पर यतिन जी से डीलिंग रूम चेक। 3:10 पर अनुज से कल के लिए स्ट्रैटेजी, यानी कि लॉन्ग वीकेंड के बाद की स्ट्रैटेजी मंडे। और 3:15 पर लेंगे BTST STPT कॉल्स। चलिए अब शुरुआत करते हैं। हमारा पैनल तैयार है, हमारे साथ आप सभी को गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी को जोड़ते हैं सबसे पहले। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी के लिए ट्रेड रहेगा ऊनोम इंडिया में। ऊनोम इंडिया में यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज ब्रेकआउट आ रहा है। हमने बहुत बार देखा है कि यहाँ पे 1145 के जोन्स पे इसमें एक रेजिस्टेंस आता है, लेकिन आज यहाँ पे मुझे लगता है एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट आ रहा है। तो टूवर्ड्स 1200 ये स्टॉक अभी मूव करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1120। ओके, यूनोमिंडा जो है आपकी कॉल्स कोई स्ट्राइक लेंगी या फिर स्ट्राइक्स में उतनी लिक्विडिटी नहीं है शिल्पा जी? यहाँ पे ले सकते हैं 1160 का कॉल ऑप्शन जो रफली 22 रुपीज 23 रुपीज में ट्रेड करा है। आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे थोड़ा सा स्टीप 5 रुपए का मेंटेन कीजिए। यहाँ पे एक अग्रेसिव मूव एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे आपका ये प्रीमियम टूवर्ड्स 50 भी मूव कर सकता है। ओके चलिए, यूनोमिंडा आपका कॉल और स्ट्राइक 1160 की। प्रकाश सर गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक मुझे जो पसंद है इस वक्त वो है इटर्नल, जहां पर रेजिस्टेंस तो नहीं है। अपमूव ऑन ट्रेड करें 318 के आसपास, स्टॉप लगाना चाहिए 315 का, 3 रुपए का स्टॉप है। अपसाइड ओपन है, फर्स्ट टारगेट 325। हम बोलते हैं कि जब न्यू हाई पर कोई ट्रेड करता है तो उस पर सीलिंग ना लगाइए। तो अपमूव ऑन है, बाय डिप्स एंड स्टिल ट्रेड, आई वुड राइट द ट्रेंड। ओके, इटर्नल डेज हाई पर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं इसकी। यहाँ पे खरीदारी की राय, बाय ऑन डिप्स की रणनीति इटर्नल में अपनाने की सलाह गावस्कर की तरफ से। मानस जी वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए आपने क्या पिक किया है? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए एशियन पेंट्स पे खरीदारी करनी है। 5-6 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, तो ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। आज हमें एक फ्रेश प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो एशियन पेंट्स पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 2505 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है और 2550 2550 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले ले। 2500 वाला कॉल ऑप्शन 42 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 36 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 60 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। बिल्कुल, तो ये हो गई बात एशियन पेंट्स की। चलिए अब अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी गुड आफ्टरनून। अमित जी बताइए क्या ट्रेड लेंगे आप?
गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय की मेरी ट्रेड रहेगी आइशर मोटर्स। यहाँ पे कि हम कंटिन्यूस आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं और पिछले 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन, एकदम साइडवेज कंसोलिडेशन था उसका, हम एक ब्रेकआउट यहाँ पे चार्ट्स पे आते हुए देख रहे हैं। तो आइशर मोटर बाय करें, 5700 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे यहाँ पे रहेंगे 5900 के, 5900। आयशर मोटर 57-67 पे आपकी बाय कॉल। चलते हैं सोमिल के पास। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा इंडियन होटल्स पर। इंडियन होटल्स में 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर कुछ समय से कंसोलिडेशन हो रहा है और मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा। 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी बनना शुरू हो गया है। ग्रेट सेटअप फॉर अ मीडियम टर्म पोजिशनल कॉल भी। शॉर्ट टर्म में इस समय 758 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट ऊपर में 810। ओके, इंडियन होटल्स, ये सुमिल जो कि पिक। चलिए, टेक्निकल कॉल्स की हो गई बात। अब एक बार आपके स्क्रीन पर रख देती हूँ ताकि आप फटाफट से टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर पाए। शिल्पा जी ने ऊनो मिंडा चुना, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से 1200 के टारगेट और 1120 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। गाबर सर ने कहा इटर्नल पर आप दाल लगाए, इटर्नल काफ़ी बेहतर लग रहा है। बाय ऑन टिप्स की रणनीति 325 तक के टारगेट देख रहे हैं, वो 315 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। मानस जी ने एशियन पेंट्स को चुना है, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से 2550 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड, 2505 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। अमित जी ने आयशर मोटर्स चुना, यहाँ पर टू व्हीलर स्पेस में अच्छा रिस्पांस हमें देखने को मिला, तो 5900 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 5700 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। सोमिल जी ने अभी इंडियन होटल्स चुना है, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से 810 का टारगेट, 758 का स्टॉप लॉस। चलिए, अब एक फंडामेंटल आइडिया भी लेते हैं। सनी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर कार्यक्रम में। गुड आफ्टरनून, बताइए कहाँ पे होगा इन्वेस्टमेंट आइडिया आपका? गुड आफ्टरनून एवरीवन। हॉस्पिटल सेक्टर से अपोलो हॉस्पिटल हमें अच्छा लग रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर करे थे और हमें लगता है कि आने वाले साल में, दैट इज FY26 में आगे की जो 3 क्वार्टर है वहाँ भी ये परफॉर्मेंस बरकरार रहेगा। अब तीनों ही सेगमेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। कोर हॉस्पिटल बिजनेस, डिजिटल जो बिजनेस है और फार्मेसी बिजनेस में हमें लगता है कि जो कंपनी की फेयर वैल्यू है दैट इज क्लोज टू 8700 रुपीज। सो कीपिंग दैट प्राइस टारगेट इन माइंड, वन कैन एक्यूमुलेट अपोलो हॉस्पिटल। ओके, मीनवाइल इंडियन ऑयल के नंबर्स आए हैं, IOC के नंबर्स। फेस ऑफ इट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लग रहे हैं नंबर्स। कुछ देर में एग्जैक्ट पूरी डिटेल्स जब फ्लैश होंगी तो देखेंगे, लेकिन पहला नंबर जो मैंने वायर्स पर देखा वो थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद मार्केट को पसंद ना आए हो। इसके अलावा IRB के नंबर्स अच्छे थे, लेकिन IRB काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है। IRB के भी नंबर्स 5 मिनट पहले आए थे। ये स्टॉक थोड़ा सा चलता हुआ करीब 3.25% ऊपर, लेकिन IOC के नंबर्स थोड़े से शायद वीकिश साइड पर लगे यहाँ पर मार्केट को। चलिए एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और ये गलत लिखा है, ये अगर बढ़कर नहीं घटकर होना चाहिए। हाँ, घटा है मुनाफा, 7265 करोड़ से घटकर 5689 करोड़ पर आया है। घटा है, बढ़ा नहीं है। चलिए थोड़े से और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं इस समय। और आज का स्टॉक ऑफ द डे है मुथूट फाइनेंस, करीब 10% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ इस समय। इसी की बात कर लेते हैं। आज का स्टॉक ऑफ द डे, हीरो ऑफ द डे, ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक। और आज इसके वॉल्यूम देखिएगा आप, और करीब 80 लाख शेयर्स, मतलब आप इमेजिन करिए करीब 2500 करोड़ के वॉल्यूम हो चुके हैं, जिसमें से काफ़ी समय तो सुबह ये सर्किट पर था। यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं इस तेज़ी का कारण। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और NBFC क्षेत्र हो या गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनियों का रिजल्ट हो, मुथूट फाइनेंस के नंबर्स सबसे शानदार रहे हैं इस क्वार्टर में और इसीलिए स्टॉक में आप 10% की तेज़ी देख रहे हैं। ब्रोकरेजेस ने भी रिजल्ट्स को एक थम्स अप दिया है। बहुत ब्रोकरेजेस ने यहाँ टारगेट्स भी बढ़ाए हैं। और अगर हम पर्टिकुलरली AUM ग्रोथ की बात करें तो वो 44% के रिकॉर्ड लेवल्स पे आपको मुथूट फाइनेंस के लिए बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। मुनाफे की बात करें तो यहाँ 90% की बढ़त देखने को मिल रही है और मुनाफा इस क्वार्टर 2000 करोड़ के पार। और नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 51% का मूव देखने को मिल रहा है। सबसे बेस्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स कंपनी ने दिखाए हैं और कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई पे जो गोल्ड प्राइजेस हैं वो भी सेंटिमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। 2 ब्रोकरेजेस की बात करें तो CLSA ने यहाँ आउट परफॉर्मर की रेटिंग बरकरार रखी है। 2740 का
यहाँ टारगेट है जो आज ही मीट हो गया। हालांकि मॉर्गन स्टैनली का 2,900 रुपये का टारगेट है और वो भी स्टॉक पे बुलिश साउंड कर रहे हैं। तो क्लियरली अच्छे नतीजों के बाद और अच्छी कमेंट्री के बाद मुथूट फाइनेंस का शेयर ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल ऑल टाइम हाई अनचार्टेड टेरिटरी। इतनी शुक्रिया शिल्पा जी। चार्टिकली नेक्स्ट लेवल्स क्या होंगे मुथूट पे वॉच आउट करने के लिए लॉन्ग टर्म चार्ट्स के हिसाब से? यहाँ पे अनुज जी अगर आप देखेंगे तो 2900 तक के भी लेवल्स यहाँ पे आपको ओपन होते मिलेंगे, बट यहाँ पे 2700 इसको सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज थोड़ा सा और आपको अग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है। ओके, मुथूट फाइनेंस पे फिलहाल ये राय। एक बार मनपुरम फाइनेंस पे रखिएगा स्क्रीन पर। अगर आप देखिए तो स्पेस में थोड़ी तेज़ी तो नज़र आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर क्या राय होगी? शिल्पा जी से हमने एक चार्ट चेक ले लिया। गाबा सर आपसे इस पे राय लेना चाहूँगे। मनपुरम फाइनेंस हालांकि थोड़ी वोलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिली आज के सत्र में, फिर भी डेज हाई के आसपास से कारोबार करता हुआ नजर आएगा आपको 4% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ। क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा है कि मनपुरम फाइनेंस का जो चार्ट है ना, है तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर। करेक्शन था, करेक्शन खत्म हुआ, आज एक मूव सही लगता है, ठीक ही लगता है मुझे, तो अप मूव ऑन है। ट्रेड करें 265 के आसपास, स्टॉप 260 का स्टॉप लगाएं, सिर्फ 5 रुपए का। पॉसिबल है कि 280 देखें, लेकिन उससे वक्त लग सकता है, बट इट्स नॉट इंटरडे ट्रेड, लेकिन यस बाय मोड पर है मनपुरम फाइनेंस। बाय मोड पर मनपुरम फाइनेंस। इसके अलावा ऑब्वियसली थोड़ा सा रब ऑफ है आज, क्योंकि मुथूट इतना ऊपर भागा है, इसके लिए मनपुरम में भी आज आईटी में अच्छी बाइंग है। आप देखिए विप्रो, इन्फोसिस, सुबह इन्फोसिस में ऑफकोर्स न्यूज़ भी थी, कूल ऑफ हुआ है थोड़ा डे हाई से, लेकिन फिर भी मोमेंटम ठीक ठाक है, खासतौर से विप्रो में। सनी जी गुड आफ्टरनून। आईटी में कोई प्रेफर्ड पिक होगी क्या आपकी लार्ज कैप आईटी में? या अनुज जी, आई थिंक अगर आप आईटी कंपनी के लार्ज कैप कंपनी के नतीजे देखेंगे तो वहाँ विप्रो वाज अ टोटली पॉजिटिव सरप्राइज जहाँ देखने मिला था। डिस्पाइट ऑफ सो मेनी टॉप लेवल चेंजेस कंपनी ने काफी अच्छे नतीजे डिक्लेयर करे थे। तो आई थिंक जिस तरह से आज विप्रो रिएक्ट भी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि विप्रो के नतीजे रिलेटिवली बेहतर थे। और अगर मैं पैकिंग ऑर्डर अगर लगाता हूं तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टू काउंटर अमंग दी लार्ज कैप विल बी HCL टेक एंड टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में भी हमें नतीजे अच्छे लगे थे, एंड देन फॉलोड बाय इन्फोसिस एंड TCS। ओके, टेक महिंद्रा देन फॉलोड बाय इन्फोसिस, TCS, ये 3-4 स्टॉक्स आपके रडार पर होना चाहिए फिलहाल लार्ज कैप आईटी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 15 अगस्त महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए काफ़ी अहम होता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन कंपनी हमेशा कुछ नया अपने चाहने वालों के सामने रखती है। इस बार भी कंपनी 4 नई कॉन्सेप्ट SUV से पर्दा उठाने जा रही है और पूरी खबर समझाने के लिए हमारे साथ दीपाली राणा मौजूद है। दीपाली बताइए क्या है खबर? तो 15 अगस्त को महिंद्रा मेगा रिवील करेगा और फ्रीडम NU इवेंट इसे कंपनी ने नाम दिया है, जो कि मुंबई में हो रहा है। और पिछले कई सालों से महिंद्रा का ट्रेडिशन रहा है 15 अगस्त को वो नए फ्यूचर कॉन्सेप्ट शोकेस करते हैं। और इस बार भी माना जा रहा है 4 नए कॉन्सेप्ट SUVs कंपनी रिवील कर सकती है। विजन S, विजन X, विजन T और विजन S XT। साथ ही जो बोलेरो न्यू है उसके अपडेटेड वर्जन का भी डेब्यू हो सकता है इस इवेंट में। लेकिन सबसे बड़ी हाईलाइट जो इस इवेंट की रहेगी वो रहेगा ऑल न्यू फ्लेक्सिबल फ्रीडम NU प्लेटफॉर्म। माना यह जा रहा है कि ये NU प्लेटफॉर्म आइस और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन कंपैटिबल होगा, यानी सेम प्लेटफॉर्म पर पेट्रोल, डीजल या हाइब्रिड गाड़ियां बन सकती हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी बन सकती हैं। और ब्रांड के जो फ्यूचर प्रोडक्ट्स आएंगे वो इसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होंगे। तो ये सबसे बड़ी हाईलाइट रहने वाला है इस इवेंट का। लेकिन जो 4 कॉन्सेप्ट कंपनी शोकेस करने जा रही है उसके बारे में जो जानकारी हमारे साथ है वो बता देते हैं। तो जो विजन S है, माना जा रहा है कि वो स्कॉर्पियो इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट हो सकता है। पोटेंशियली या तो इंग्लो प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा जिस पर रीसेंट EVs बेस्ड हैं, या फिर नए फ्रीडम NU प्लेटफॉर्म पर ये बेस्ड हो सकता है। विजन T नियर प्रोडक्शन वर्जन माना जा रहा है इलेक्ट्रिक थार कॉन्सेप्ट का, जो कंपनी ने पहली बार 2023 में शोकेस की थी। वहीं विजन S XT की बात करें तो ये स्कॉर्पियो का पिकअप कॉन्सेप्ट हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो फोकस रहेगा वो विजन X पर रहेगा, जिसको लेकर काफ़ी मिस्ट्री है, क्लैरिटी कम है। बट रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो XEV9E कंपनी की इलेक्ट्रिक SUV है उसका नया डेरिवेटिव ये हो सकता है, या फिर XEV7E ये प्रोडक्ट हो सकता है। तो काफ़ी कुछ एक्शन रहने वाला है। 15 अगस्त को हम कवर करेंगे और फिर मंडे को अपने व्यूअर्स के सामने तमाम हाईलाइट्स लेकर आएंगे।
बिल्कुल CNBC आवाज़ पर सबसे पहले आप तमाम हाइलाइट्स देखेंगे और महिंद्रा एंड महिंद्रा 4 नए कॉन्सेप्ट SUVs से पर्दा उठाएंगी, ये तो खबर है। और चार्ट्स पे कैसे प्लेस महिंद्रा एंड महिंद्रा, पिछले 6 महीने में देखेंगे तो आप 12% का रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। एक महीने में 6.5% की तेज़ी के साथ ये चला है। अमित जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा पूरा ऑटो स्पेस में अभी एक पॉजिटिव मोमेंटम तो हमें देखने को मिल ही रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड हाथ लगाना चाहिए इन लेवल्स पर? जी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट इट्स ऑन द वर्ज ऑफ अ 52 वीक हाई ब्रेकआउट। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक जब भी 50 डेमा पे आता है वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड कर रहा है, कंटिन्यूअसली हाई लोज बना रहा है। और ये जो अपने 52 वीक हाई के जो माइनर रेजिस्टेंस पे पहुंचा, मुझे लगता है 1-2 दिन में ये क्रॉस करेगा इसको, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रखेंगे 3240 का, और प्रोबेबली वी आर हेडिंग फॉर 3400 3450। जी मैंने इसमें कोई राय नहीं कि स्ट्रक्चर में बहुत ही शानदार मूव देखा हमने। आज इसने इंट्राडे में अपना ऑल टाइम हाई भी क्रिएट किया। और आप एक और बात याद रखिएगा, निफ्टी ऑटो सडनली पिछले 3-4 दिन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पकड़ रहा है। 16 मई से लेकर अब तक की पूरी चैनल, इनफैक्ट 16 मई क्यों, ऑलमोस्ट CY25 के हाईएस्ट क्लस्टर में ट्रेड करता हूँ। लेकिन मानस, मैं थोड़ा सा अचंभित हुआ था मारुति की प्राइस परफॉर्मेंस इस हफ्ते देख के। वीकली चार्ट्स पर इसने आपको एक बार टोज पे लाके खड़ा कर दिया। इसने आपको एग्जैक्टली अगर आप देखें एक ट्रेडर के तौर पे आपके अंदर एक हलचल क्रिएट कर दी कि अब मैं क्या करूँगा। आपको लग रहा है कि अगर ये 12,900 या 13,050 के ऊपर टिक गया तो एक बहुत ही खूबसूरत मल्टी मंथ चैनल बाइसेक्ट होगी। मारुति पर आपका टेक? देखिए, एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट 2 दिन पहले देखने को मिला है। उसके बाद कल हमने कंसोलिडेशन देखा। आज भी हम उसे कंसोलिडेशन कोई कंसोलिडेशन ही बोलेंगे पैटर्न को देख के। लेकिन क्योंकि ये ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है जिसके टारगेट करीब 13,400 के आसपास आते हैं, तो पोजिशनल ट्रेडर के लिए तो अभी भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखती है। ये कंसोलिडेशन बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 12,500 के स्टॉप लॉस से एक पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है, जहां अपने टारगेट 13,400 के आसपास के रख सकते हैं। ओके, चलिए। इटर्नल गावस्कर ने पिक किया था 2% हायर। ब्यूरो ने भी आपको बताया था कि FNO में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक, ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक। उसके अलावा इन्फो एज का स्टेक भी है इटर्नल में। इन्फो एज में भी अच्छे मूव्स। इन्फो एज आई थिंक हमने 2-3 दिन पहले पिक भी किया था। आई थिंक परसों ही हमने पिक किया था इसको, स्पॉटिंग की थी इसकी, शायद स्पॉटलाइट में भी था। लेकिन 4-4.5% इन्फो एज ऊपर इस समय। काबा सर, इन्फो एज पे भी बेट लगाएं क्या, नौकरी पे? चॉइस तो था आज बिल्कुल इटर्नल और इन्फो एज में। बहुत मैं बढ़ चुका था इसलिए मैंने नहीं दिया, लेकिन अपनू अब भी ऑन है। 1384 के आसपास ट्रेड करा है इन्फो एज नौकरी। 1360 का स्टॉप लगाना चाहिए, मतलब 24 रुपए का। लेकिन लक्ष्य आज का और कल का नहीं होना चाहिए। आज का और नेक्स्ट वीक का देखें तो 1450 भी पॉसिबल है। तो बाय एंड होल्ड स्टॉक बढ़िया है इन्फो एज फॉर नेक्स्ट वीक। ओके, बाय एंड होल्ड। चलिए, टॉप कैश कॉल्स का समय हुआ। गावा सर, सौमिल मेहता जी और अमित सेठ जी हैं हमारे साथ इन कैश कॉल्स के लिए। गावा सर, आप शुरुआत करिए। मुझे तो पसंद है इस वक्त, वो है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। ट्रेड करा है करीब 1335 के आसपास। स्टॉप लगाएंगे इस पर करीब 1310 का, ज्यादा नहीं, 1390 का, 1400 ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। ओके, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण आपका 1335 बाय कॉल। सौमिल, आप क्या पिक करेंगे कैश कॉल्स में? मैं पिक करूंगा असाही इंडिया। असाही इंडिया में एक फ्लैग पैटर्न बना है। 2-3 हफ्ते से कंसोलिडेशन हो रहा है और 40 डेली मूविंग एवरेज पे आज सपोर्ट लेकर अच्छा मोमेंटम शुरू हुआ है। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो है 810 के आसपास, और टारगेट होगा 870 पर। ओके, असाही इंडिया ये पिक हो गई सोमिल जी की टॉप कैश कॉल के लिए। अमित जी बताइए, आप क्या कैरी करेंगे, पिक बताएंगे टॉप कैश कॉल के लिए? शेर जी, मैं शैले होटल के साथ जाऊंगा। यहाँ पे 7-8 दिनों का एक टाइट रेंज कंसोलिडेशन मूविंग एवरेजेस के ऊपर था। आज उसका हम रेंज ब्रेकआउट देख रहे हैं और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी उसको कंफर्म कर रहे हैं। तो शैले होटल बाय करें। 930 का प्राइस है, 910 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 970 के। ओके, शैलेट होटल्स ये पिक हो गई है अमित जी की। और पूरे स्पेस में देखें आप, होटल स्पेस में लगातार हम सुबह से चर्चा भी कर रहे थे, होटल स्पेस से काफ़ी ज़्यादा पिक्स। अभी इंडियन होटल्स अमित जी ने चुना, शैले होटल अमित जी ने चुना। यहाँ पे बाइंग तो है और लॉन्ग वीकेंड भी आ रहा है, तो उसके मद्देनज़र इस पूरे स्पेस में एक मोमेंटम तो है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और थोड़ी देर पहले हम
ऑटो स्पेस का जिक्र कर रहे थे। अशोक लीलैंड के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं, लेकिन शेयर में आज कुछ खास एक्शन नहीं है। जहां काफ़ी सारे स्टॉक्स में देखा अच्छा मोमेंटम के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, अशोक देखिए उतने खास एक्शन के साथ परफॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आएगा। नतीजों के फाइन ट्रेंड्स बताने के लिए मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी मौजूद हैं। बताइए आशीष, कैसे रहे नतीजे अशोक लीलैंड की और स्टॉक पे कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा? सरप्राइजिंगली, लेकिन नंबर्स अगर आप देखें तो बेटर देन एस्टिमेट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और हर लिहाज से देखिए मुनाफे का जो आंकड़ा बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा था वो 579 करोड़ था, 594 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। एबिटा की भी बात करें तो 952 करोड़ एक्सपेक्टेड था, 970 करोड़ आ गया। मार्जिन्स भी लगभग देखें तो स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट्स हैं, लेकिन अगर आप इंटरनल्स भी जाके देखेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा, कुछ खराब नहीं नतीजों में। हाईएस्ट एवर सीवी वॉल्यूम जो है 44,238 यूनिट की क्वार्टर के दौरान ये रिपोर्ट हुई है। साथ में अगर आप देखें तो एमएचसीवी सेगमेंट यहाँ पर अनुमान था कि बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी और एमएचसीवी सेगमेंट में हमने आपको बताया भी था कि पिछले साल का बड़ा हाई बेस है, तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो ठीक है। अब एमएचसीवी ट्रक वॉल्यूम जो है अगर इसमें से डिफेंस को हटा दिया जाए तो तकरीबन 2% की बढ़त देखने को मिली और अच्छी बात यह है कि इस सेगमेंट के अंदर जो मार्केट शेयर गेन्स हैं ये भी विजिबल हैं। जो एमएचसीवी का मार्केट शेयर है ये 28.9% से बढ़कर 30.7% ये आपको यहाँ पर देखने को मिला है। और जो एलसीवी जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हैं इनकी जो वॉल्यूम्स है 15,567 यूनिट देखने को मिली है, जो कि Q1 की अब तक की सबसे बेस्ट और सबसे हाईएस्ट यहाँ पर है। अच्छी बात यह है कि डोमेस्टिक के साथ अगर आप एक्सपोर्ट सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी ग्रोथ आपको देखने को मिली, तकरीबन 3011 यूनिट्स हैं, 29% की बढ़त देखने को मिली है। और इनके जो नए वेंचर्स हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के, इनको भी बढ़िया रिस्पांस, बढ़िया डिमांड है और ये सेगमेंट अब एबिटा पॉजिटिव हो गया। तो हो सकता है कि जब हम सोमवार को लौटे तो ब्रोकरेज हाउस इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हुए नजर आए। वैल्यूएशन की बात करें तो ब्रोकरेजेस जो है ऑलमोस्ट FY27 के लिए 13.4 के आसपास की जो EPS एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, यानी इस हिसाब से अगर आप देखें तो अच्छी अर्निंग्स के बाद भी ये स्टॉक बड़ा सस्ता है, सिर्फ 9 टाइम्स FY27 EPS पर PE पर फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है। ओके, शुक्रिया आशीष। तो ये है अशोक लीलैंड, नंबर्स अच्छे हैं। आप देखते हैं मंडे को कॉल के बाद एनालिसिस पर क्या व्यू लेंगे। अब आगे बढ़ें और थोड़ा सा एक थोड़ी बड़ी मैक्रो बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल यानी 15 अगस्त को लगातार 12वीं बार लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इस स्वतंत्रता दिवस समारोह की एक खास थीम है नया भारत। समारोह के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष जोर रहने वाला है। एक काम करते हैं, लक्ष्मण जी के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि क्या क्या सुनने को मिल सकता है इस भाषण में। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी, दरअसल प्रधानमंत्री जो कल भाषण देंगे उसमें सबसे ज़्यादा फोकस मुझे लगता है एक ऑपरेशन सिंदूर पर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर का विशेष जिक्र रहेगा, उसकी सफलता का जिक्र किया जाएगा और जो निमंत्रण पत्र छपा है वो उसमें भी ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लगा हुआ। वहाँ पे जो अलग अलग सजावट की गई है वहाँ पर भी ऑपरेशन सिंदूर की छाप आपको दिख रही है। तो एक डिफेंस सेक्टर में भारत कितना सक्षम है इसका जिक्र प्रधानमंत्री जोर देकर कहेंगे। पाकिस्तान के पिछले दिनों जो कुछ हरकतें हुई हैं उनकी तरफ से जो अनर्गल बयान आए हैं उनका जिक्र तो प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री अपने भाषण में पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दे सकते हैं इस अपने लाल किले से भाषण में। दूसरी चीज कि इस पूरे स्वतंत्रता दिवस की एक थीम है नया भारत, और यही वजह है कि निमंत्रण पत्र में आप देखें तो चिनाब पुल का वाटर मार्क यहाँ पर लगाया गया है, जो दिखा रहा है कि भारत कितना सक्षम, कितना सशक्त हो चुका है। तो उस बारे में एक डिटेल में प्रधानमंत्री अपने भाषण में ये बात कर सकते हैं। यहाँ पे जब इस तरह की बात करेंगे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन एक संदेश अप्रत्यक्ष तौर पर देने की कोशिश जरूर करेंगे कि भारत राष्ट्रीय हितों के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा। आत्मनिर्भरता पर ज्यादा जोर हो सकता है प्रधानमंत्री का भाषण में। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आत्मनिर्भरता और रोजगार को लेकर के कुछ खास ऐलान हो सकते हैं, इस बात की भी संभावना जताई जा रही है। आत्मनिर्भरता और रोजगार को लेकर के ऐलान की उम्मीद यहाँ पे की जा रही है। और इस बार विशेष ये है कि 5000 अलग अलग सेक्टर के लोगों को बुलाया गया है विशेष मेहमान के तौर पर इस समारोह में शामिल होने के लिए। तो इस बार का स्वतंत्रता दिवस समारोह कई मायनों में काफी अलग होने वाला है। चलिए, ये शुक्रिया लक्ष्मण जी। मीनवाइल बड़ी खबर आ रही है, S&P एक बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है, भारत की रेटिंग बढ़ाकर पहले BBB- थी, इसको लिखिएगा जरूर क्योंकि बड़ा लोगों को समझ नहीं आएगा। BBB- से बढ़ाकर BBB की है, वो जो माइनस था वो हटा दिया गया है बेसिकली। और आउटलुक जो है वो स्टेबल है भारत का, तो BBB- से बढ़ाकर रेटिंग BBB की गई है और जो आउटलुक है वो स्टेबल है।
वैसे बहुत लोग तो मानते हैं कि भारत की रेटिंग एज में होनी चाहिए, बी में क्यों होनी चाहिए। भारत ने आज तक कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करा और कभी आज तक ये नौबत नहीं आई कि आप सोचें कि डेट सीलिंग है, ये है, वो है। लेकिन खैर जो भी है, अब एक अपग्रेड आया यहाँ पर वीरू, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। अब तक मार्केट पे कोई खास रिएक्शन है नहीं। एक बार डॉलर रुपये का रेट देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर रिएक्शन जो है ना सबसे पहले इनमें करेंसी मार्केट में आता है और उसके बाद मार्केट में आता है। अभी तो खैर कोई रिएक्शन नहीं है, इनफैक्ट अभी तो डॉलर रुपये डे लो पर ही है, लेकिन पॉजिटिव खबर है ये भारत के लिए। बिल्कुल अनुज, मेरे ख्याल से 15 अगस्त को जब प्राची से प्रधानमंत्री भाषण देंगे उससे पहले एक अच्छी खबर है। मैं पढ़ भी रहा था आज सुबह कि वो S&P के स्टेट्समेंट अनुज, एक ऐसे समय जब वो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आप कहते हैं ट्रम्प साहब वही करते हैं, कहा था डेड इकोनॉमी। मैं पढ़ रहा था अनुज, US टैरिफ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सब्सटेंशियल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, S&P ने ये भी स्टेटमेंट दिया था। तो मेरे ख्याल से अभी तो नहीं, लेकिन लॉजिकली बता थोड़ा सा इस पर एम्फेसाइज मंडे ऑनवर्ड्स करेगा शायद, है अनुज? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक थोड़ा सा आज एक्सपायरी भी है तो थोड़ा सा इस पर मार्केट अभी शायद रिएक्ट ना कर रहा हो, लेकिन जो भी है एक एटलीस्ट दे रहा है, दुरुस्त है, रेटिंग बढ़ाई गई, आउटलुक स्टेबल रखा गया। ये अभी तक व्यू इस पर भारत पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब और कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर अच्छे मूव्स इस समय आपको देखने को मिलेंगे। सॉरी कुछ ओके, चलिए काम करते हैं फिर। चलिए धमाकेदार ऑप्शंस का समय हो गया, वो ले लेते हैं। मानस जी, शिल्पा जी और अमित जी हमारे साथ धमाकेदार ऑप्शंस के लिए। शिल्पा जी आप शुरुआत करिए। हाँ जी, बिल्कुल। अनुज जी, धमाकेदार ऑप्शन के लिए यहाँ पे परसिस्टेंट पे ध्यान है। यहाँ पे मुझे लगता है कि 5300 बेस अराउंड एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है। टुवर्ड्स 5500 ये स्टॉक आपको मूव करते हुए मिलेगा। तो एट द मनी 5300 कॉल ऑप्शन जो 125 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 90 का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट रहेगा 155 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 180 से लेकर 200 इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स है। ओके, आपका पहला अगर आप देखें ऑप्शन 5300 की कॉल आपने पिक की है, अच्छा मूव देती हुई यहाँ पे ये। अमित जी आप क्या पिक करेंगे? वीरेंद्र जी, मैं HDFC लाइफ के 790 के कॉल ऑप्शन के साथ जाऊंगा। यहाँ पे HDFC लाइफ का ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इसे बाय करिए, 10 रुपीज के लगभग प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 5 का और टारगेट्स रहेंगे 20 के। HDFC लाइफ के 790 कॉल ऑप्शन लेना है आपको। मानस जी आप बताइए, आपने क्या पिक किया है? तो देखिए इटरनल के 320 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो 320 का कॉल ऑप्शन 6 रुपए 85 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 4 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 11 रुपए तक के टारगेट आप सेट कर सकते हैं इंटरनल के 320 के कॉल ऑप्शन में। ओके चलिए, मीनवाइल अब वो नोट मैं पढ़ रहा हूँ, रेटिंग एक्शन जो है, नीलेश भाई जुड़े हैं हमारे साथ। इंडिया की सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग को BBB किया गया है फ्रॉम BBB माइनस, शॉर्ट टर्म रेटिंग को A2 किया गया है फ्रॉम A3, लॉन्ग टर्म को स्टेबल रखा गया है और ट्रांसफ़र एंड कन्वर्टिबिलिटी असेसमेंट को A माइनस किया गया है फ्रॉम BBB प्लस। नीलेश भाई गुड आफ्टरनून। भारत की रेटिंग अपग्रेड की गई, कैसे देख रहे हैं आप, आपका फर्स्ट रिएक्शन? देर आए दुरुस्त आए, रेटिंग एजेंसीज फाइनली रिकॉग्नाइज कर रही है कि भारत की रेटिंग अपग्रेड करनी चाहिए। हमारा तो 5000 साल का इतिहास है, हमने किसी फॉरेनर को डिफॉल्ट नहीं किया। हमारी जो नेट एफएक्स रिजर्व्स है वो हमारे नेट एफएक्स डेट एक्सक्लूडिंग NRI डिपॉजिट से ज्यादा है। तो ये लोग ऐसी कंपनी जिसकी कैश ऑन बैलेंस शीट अपने डेट से ज्यादा है उसको कम रेटिंग दे रहे थे। हमारा डेट टू GDP रेशो बड़े बड़े देशों के सामने कम है, तो हम तो यही कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, वेलकम थिंग। ये एक चीज़ ये भी कह रहे हैं कि इंडिया रिमेन्स अमंग द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, नीलेश भाई, लेकिन साथ में कह रहे हैं वी बिलीव द इफेक्ट ऑफ US टैरिफ्स ऑन इंडियन इकोनॉमी विल बी मैनेजेबल। आप सहमत हैं इस बात से कि टैरिफ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट शायद ना हो भारत पर? नहीं अनुज भाई, टैरिफ की तो पड़ेगी, मैनेजेबल जरूर रहेगी, प्रोवाइडेड हम लोग वो कदम उठाए कि इसको हम मैनेज कर पाए। तो तकरीबन $80 बिलियन का एक्सपोर्ट्स है अमेरिका में गुड्स साइड के ऊपर, उसमें से 25-30 बिलियन डॉलर के ऊपर टैरिफ अभी नहीं लगी है। बैलेंस 50 बिलियन डॉलर के ऊपर 25% टैरिफ लगी और वो 50% हो सकती है 27 अगस्त से।
तो ऑब्वियसली उसकी थोड़ी इम्पैक्ट तो पड़ेगी। टेक्सटाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, एक्वाकल्चर, केमिकल्स, इन सेक्टर्स पे इसकी इम्पैक्ट ज्यादा रहेगी। बट उस इम्पैक्ट को हम मैनेज कर पाएंगे बाय इंश्योरिंग कि हम दूसरे एक्सपोर्ट्स मार्केट ढूंढ ले, चाइना से अपनी जो ट्रेड डेफिसिट है उसको थोड़ा कम करे, ये एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट कर पाए टैरिफ की वजह से, स्पेशली टेक्सटाइल्स एंड एक्वाकल्चर जैसे सेक्टर को, तो फटका तो लगेगा बट मैनेजेबल फटका लगेगा जैसे रेटिंग एजेंसी ने कहा है। नीलेश भाई, इस वक्त इन्वेस्टर्स को जो साइडलाइन से बैठे हैं, देखिए हालांकि जो एमफी की आंकड़ा है वो यही कह रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर इंडियन मार्केट्स को चेस करें, लेकिन उनके लिए जो अभी साइडलाइन से बैठे हैं इस फियर फैक्टर को देखते हुए कि F2 FIs काफ़ी बेच रहे हैं, कहीं भी दुनिया भर में जो कैपिटल होगी वो इंडियन मार्केट्स को कैसे देखेगी, कैसे एनवायरनमेंट में जब आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, जब आपके इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और फॉरेक्स भी अगर आप देखें, आई मीन समहाउ 8750 के आसपास मतलब सस्टेन कर रहा है। इंडियन मार्केट्स को ओवरसीज कैपिटल कैसे देखेगी इस वक्त, और इसकी प्लेसमेंट पूरे वर्ल्ड में कैसे नजर आ रही है आपको? अब हम इतने बड़े हो गए हैं, दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, कि इसे कोई इग्नोर तो कर ही नहीं सकता। हाँ, दुनिया में कुछ ऐसे उल्लू है जो सूरज को नहीं देख पा रहे हैं, बट ज्यादातर दुनिया उल्लुओं से नहीं भरी पड़ी है। दूसरी बात, लोगों को इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के ऊपर बहुत कंसर्न नहीं है। उन्हें हमारे जो स्ट्रॉन्ग मैक्रोज है, लोअर इन्फ्लेशन, बेटर ग्रोथ, हाई एफएक्स रिजर्व्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट इन रीजनेबल पोजीशन, फिस्कल कंसोलिडेशन हैपनिंग, मॉनेटरी पॉलिसी स्टिल सपोर्टिव, ये सब उनको दिखता है। उन्हें डाउट है वैल्यूएशन के ऊपर। हमारी मार्केट प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है। जैसा विराट कोहली बल्लेबाजी को उतरे तो लोगों की उम्मीद है कि वो धुआंधार बैटिंग करे, शतक लगाएंगे। तो अब लोगों को वैल्यूएशन के ऊपर कंसर्न है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के ऊपर किसी को कंसर्न नहीं है। ओके, बिल्कुल, थोड़ा सा वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न है। 24,625 पर हैं हम इस समय निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर करीब 150 पॉइंट नीचे हैं। नीलेश भाई, मार्केट ने काफ़ी कुछ सहा है वैसे, एक चीज़ तो आप मानेंगे, लेकिन उसके बावजूद मार्केट गिरा नहीं है। मतलब क्या इसका एक बहुत बड़ा पूरा का पूरा फैक्टर हम ये जो डोमेस्टिक लिक्विडिटी रही है इसी को माने? मैं थोड़ा टॉपिक से डाइग्रेस कर रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक पर थोड़ा आपसे बात करना चाह रहा था। क्या यही एक कारण रहा है जिसकी वजह से हमारी मार्केट ने इतनी खराब खबरों पर भी गिरने से मना किया है? अनुज भाई, ऐसा मार्केट को कुछ समय के लिए संभाल सकता है, हमेशा के लिए तो नहीं संभाल पाएगा। हमेशा के लिए अगर मार्केट ऊपर है पिछले 5 सालों से, तो पैसों के साथ साथ कुछ तो फंडामेंटल का भी रोल होगा। 2020 में इंडिया इंक का प्रॉफिट था 4 लाख करोड़। इस साल मोटा मोटा 18 लाख करोड़ के आसपास आ जाएगा। तो ये जो 4 लाख करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी 18 लाख करोड़ बनी है, वह मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। ऑफ कोर्स जो फंड फ्लो आया है डोमेस्टिक इन्वेस्टर का, उस वजह से हम ग्लोबल सेलिंग को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, आईपीओ ओएफएस की सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो फ्लो एंड फंडामेंटल दोनों का सम्मेलन है इस मार्केट को यहाँ पे रखने के लिए। ऑलराइट, चलिए नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्मण जी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। लक्ष्मण जी, ऑब्वियसली आपका कनेक्ट रहता ही है गवर्नमेंट से, अब तक कोई रिएक्शन तो नहीं आया होगा, लेकिन कोई सेंस बन रही है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेक्टेड था कि नहीं? नहीं, दरअसल सरकार जिस तरीके से रिफॉर्म की प्रक्रिया को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रही है, जिस तरीके से घरेलू बाज़ार में डिमांड को देखते हुए अब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा रही है, तो सरकार को लग रहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कहीं अंदर की अर्थव्यवस्था में कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कि बार बार वित्त मंत्रालय की तरफ से जो आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट आती है उसमें साफ तौर से कहा गया था कि भारत के अपने फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। बाहरी कारकों की वजह से थोड़ी बहुत उथल पुथल हो रहे हैं, लेकिन हम लोग दुनिया के
सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो ये रेटिंग में सुधार किया गया, वो रेटिंग S&P की रेटिंग में सुधार जो किया गया है उसी को एक तरीके से परिलक्षित करता है और आने वाले दिनों में स्थिति और ज़्यादा मजबूत होगी। चूँकि आप US की बात करें, दूसरे जगहों से जो टैरिफ का असर है वो भी भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा असर नहीं डालने वाला है। इस बात का अनुमान भारत को पहले से ही है और आने वाले दिनों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के हो या फिर दूसरे इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने को लेकर के हो, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट मिशन को लेकर के हो, ऐसे कई सारे प्रस्ताव, कई सारे कदम सरकार उठाने वाली है। लेबर लॉज में रिफॉर्म करने की बात सरकार कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये उन्हीं सबको दिखाता है कि S&P ने भारत की रेटिंग जो बढ़ाई है ये उन्हीं सबको दर्शाता है और भारत इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त रहा है और वित्त मंत्रालय समय समय पर इस बात के संकेत भी देता रहा है। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो एक मेरे ख्याल से लक्ष्मण जी आप वो कह रहे थे ना कि कल लाल किले के पाचीर से प्रधानमंत्री किस किस बात की विवेचना करेंगे, किस किस मुद्दे पे बात करेंगे, इस पे जरूर बात होगी लक्ष्मण जी, पक्का ना? S&P का इस आज का एक्शन ये जरूर जिक्र होगा लक्ष्मण जी, क्या कहते हैं? एक मोहर और है ना? मुश्किल होता है, चूँकि होता क्या है कि जो स्पीच होता है, स्पीच काफ़ी पहले से तैयार हो रहा होता है, लेकिन S&P का नाम ना हो, लेकिन S&P ने जो भरोसा भारत की अर्थव्यवस्था पर जताया है वो भरोसा प्रधानमंत्री अपने भाषण में जरूर जताते हुए आपको दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। मेनवाइल अगर आप देखें निफ्टी, हालांकि देखिए आज आप ही कहेंगे कि इतनी बड़ी खबर का बहुत इम्पैक्ट क्यों नहीं है, हम एक बड़े वीकेंड की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 दिन की छुट्टी है, मतलब शुक्रवार की, उसके बाद 2 दिन का वीकेंड, तो बाजार शायद उस हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आई मीन एज ऑफ नाउ ऑप्शन राइटर्स की ग्रिप में। एक काम करते हैं, कुछ देर में 4 का चौका आएगा, उसको भी क्रम में आपको समझा देता हूँ किन किन ट्रेड्स पे हम फोकस करेंगे। 4 का चौका में पहला ट्रेड शिल्पा राव जी के सौजन्य से आएगा, सस्ता ऑप्शन, उससे बातचीत करेंगे। फिर सौमिल मेहता जी पिक करेंगे आज का FNO सुपरस्टार, उनसे करेंगे बातचीत सुपरस्टार पे। 4 का चमत्कार मानस जी पिक करेंगे और साथ ही साथ मिड कैप फंड सनी अग्रवाल। ट्रेड्स पूरे कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शिल्पा जी सस्ता ऑप्शन क्या पिक कर रही हैं आप? जी वीरेंद्र जी, सस्ता ऑप्शन यहाँ पे ध्यान थोड़ा AU बैंक में जा रहा है। AU बैंक थोड़ा 750 के ऊपर सस्टेन करते ही टुवर्ड 780 का आपको एक अपसाइड मूव बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा। तो थोड़ा सा सेफ प्ले करते हुए 770 का कॉल ऑप्शन जो रफली 7 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 3 रुपए का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट यहाँ पे 12 का रहेगा ये, लेकिन व्यू अगर सही प्ले होता है तो ये ऑप्शन आपको टुवर्ड 16 से लेकर 19 भी मूव करते हुए मिलेगा। ओके, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक वाकई इनफैक्ट 2 बजे इसका जिक्र भी किया था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट और उसी के अनुसार अगर आप देखें चलता भी डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। सौमिल आज का FNO सुपरस्टार क्या पिक कर रहे हैं आप? आज का FNO सुपरस्टार डेफिनेटली मनापुरम है और मनापुरम में जो मोमेंटम हमें देखने मिला है आई थिंक ये और भी कंटिन्यू करेगा। 2040 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ फिर से रुक किया है। जो मीडियम टर्म ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, उसे रिज्यूम किया है। एक छोटा सा कंसोलिडेशन भी था डेली चार्ट्स पर, वो ऊपर की तरफ तोड़ा है। तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है 258 पर, लेकिन मुझे लगता है कि मीडियम टर्म आउटलुक में भी इसमें बहुत अच्छा टारगेट्स मिल सकते हैं। राइट नाउ टारगेट्स वुड बी 290। ओके, मनप्पुरम फाइनेंस 290 का टारगेट देख रहे हैं वो FNO सुपरस्टार के लिए पिक आते हुए सोमल जी की तरफ से। मानस जी बताइए आपका चार्ट का चमत्कार क्या होगा? देखिए चार्ट के चमत्कार के लिए आई थिंक इंडिगो पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 6-7 हफ्ते से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज की कैंडल वीकली कैंडल जिस तरह की बन रही है उसको देख के लग रहा है कि शायद नेक्स्ट वीक हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है इंडिगो में। तो इंडिगो में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 5940 5940 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 6125 6125 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 6000 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 100 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 69 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 160 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, 6000 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं और चार्ट भी ले सकते हैं। 6200 माफ़ कीजिएगा, हाँ ये टारगेट देख रहे हैं। सनी अग्रवाल जी आप बताइए, मिड कैप फंडा के लिए आपने कौन सा काउंटर चुना है? मिड कैप के तौर पर लुमैक्स ऑटोटेक को हमने चुना है विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1220 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 months। वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग ऑटो एंसिलरी कंपनी है। प्रीडोमिनेटली इट्स अ प्रॉक्सी प्ले ऑन महिंद्रा एंड महिंद्रा। 30-31% बिजनेस महिंद्रा एंड महिंद्रा से आता है।
और इन्होंने जो रिसेंटली ग्रीन फ्यूल करके एक कंपनी एक्वायर करी थी, प्रीडोमिनेंटली सीएनजी पोर्टफोलियो जो मारुति और टाटा का है, जहां हम देख रहे हैं मार्केट शेयर गेन हो रहा है, उसका एक्सपोजर। तो आई थिंक तीनों ही जो लार्ज क्लाइंट है वहाँ पोर्टफोलियो में हम ग्रोथ देख रहे हैं। हमारा ये मानना है कि FY26 में कंपनी का जो सेल्स है वो 22% बढ़ेगा और जो प्रॉफिट है तकरीबन 62% बढ़कर 288 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी दर्ज करेगी। वैल्यूएशन की बात करें तो 26 में 24 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर कंपनी मिल रही है। 27% ROC है। आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। मैक्स ऑटोटेक आपका बाय कॉल। हमने शुरुआत की थी पहला ट्रेड सस्ता ऑप्शन शिल्पा रावत जी के सौजन्य से पिक किया था हमने। पहला ट्रेड आया था EU स्मॉल फाइनेंस बैंक की 773 की स्ट्राइक, सबसे क्रिटिकल प्लेसमेंट थी मैं कह सकता हूँ बैंकों में, और शिल्पा जी ने उसको पिक किया। सौमिल मेहता जी ने आज कैफे सुपरस्टार पिक किया, उनका ट्रेड रहा आज मनप्पुरम फाइनेंस 266 पे फ्यूचर्स बाय करना है 290 के लक्ष्य के लिए, और मानस ने पिक किया चार्ट का चमत्कार, उनका ट्रेड रहा इंटीग्रल एविएशन। और ल्यूमैक्स ऑटोटेक यहाँ पर अभी भी सनी अग्रवाल जी की आज की मिड कैप फंडा कॉल। और बहुत ही क्लीन चार्ट्स में से अगर आप देखिए एक बार जरा डायरेक्टर साहब प्लीज़ रखिएगा ब्रेंट का भाव। एंड इस अर्निंग सीजन के बाद जिन जिन स्टॉक्स ने एक कन्विक्शन इस बात पे जाहिर किया है कि शायद मैंने अपना वर्स्ट पीछे छोड़ दिया है, मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज पूरी करी है, उसमें से है एशियन पेंट्स। अब जनाब आप उससे पूछेंगे कि एशियन पेंट्स ने आज क्या किया, तो आप ये समझ सकते हैं कि एक सेकेंड, यस, लगभग अक्टूबर 2024 के बाद फर्स्ट टाइम एशियन पेंट्स इज गोइंग टू क्लोज अबव 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बहुत ही बड़े बदलाव का संकेत है ये। हालांकि याद रखिएगा अब इसमें जो गैप परसिस्ट करता है, एक चार्ट्स पे गैप है वो 2600 के आसपास है। लेकिन आपको चीज़ें रुचित हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं, कैसी लग रही हैं आगे के लिए एशियन पेंट्स के लिए? रुचित, आपका टेक एशियन पेंट्स, जिस प्रकार की क्लोजिंग के लिए हम जा रहे हैं, आपका प्रोस्पेक्टिव क्या है एशियन पेंट्स पे? जी वेरी गुड आफ्टरनून वीरूज, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कल ओवरऑल एक काफी लंबे समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर रिसेंटली स्टॉक में बना है, और हम देख रहे हैं कि अब पिछले 1.5-2 महीने में जो भी करेक्शंस आए हैं, करेक्शन में कोई भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं दिख रही है, जैसे हमने कुछ महीनों पहले डाउन ट्रेंड में दिखा था। तो जब वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे सेलिंग इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं है, और जो चैनल स्टॉक ने बनाया है उसका हायर एंड 2600-2620 के आसपास आ रहा है। सो आई थिंक मोमेंटम वाइज देखेंगे तो यहाँ से लग रहा है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू होकर आपको अर्ली नेक्स्ट वीक में ही 2600 से 2620 तक के आसपास के लक्ष्य ये स्टॉक में आ जाने चाहिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर, भारत की डिफेंस और इस पूरे सेक्टर की। भारतीय डिफेंस ने इस पिछले 1 साल में काफ़ी बड़ा मुकाम हासिल किया है और एक काफ़ी क्लियर कट एक विनर के रूप में उभरा है ये पूरा का पूरा सेक्टर। और इस पर बात करने के लिए अब हमारे साथ आशीष मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। देखिए, आत्मनिर्भर भारत की सैन्य शक्ति का प्रतीक रहा है ऑपरेशन सिंदूर, और इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज है, प्रोडक्ट्स हैं, इक्विपमेंट्स है, इसका पूरी दुनिया भर ने लोहा माना है। जबरदस्त ग्रोथ आपको इस सेक्टर में देखने को मिली है, और पिछले 10-11 साल आप देखें तो इस सेक्टर के लिए बड़े शानदार देखने को मिले। जो डिफेंस का बजट है 2.53 लाख करोड़ से बढ़कर 6.81 लाख करोड़ यहां पर आपको देखने को मिला। और साथ में अगर आप देखें तो जिस प्रकार से सरकार का लगातार फोकस बना हुआ है घरेलू खरीद पर, तो 2.1 लाख करोड़ की जो खरीद है 2025 में, और इसमें जो इंडिजनाइजेशन है, जो घरेलू खरीद है, 90% से ज्यादा यहां पर आपको ये आंकड़ा देखने को मिला है। लेकिन खास बात यह है कि जैसे कि मैंने बताया कि ज़्यादातर सोर्सिंग अब इंडियन कंपनीज पे हो रही है, तो आप समझिए कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी और हमारे सामने आगे खड़ी हुई है। अब डिफेंस का प्रोडक्शन ही नहीं, भारत से जो एक्सपोर्ट्स हैं ये भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और 2030 का टारगेट है कि 50,000 करोड़ के पार जो है डिफेंस के एक्सपोर्ट देखने को मिलेंगे। जो प्रोडक्शन का टारगेट है 3 लाख करोड़ के ऊपर है, और ये एक्सपोर्ट्स की डिमांड तो देखिए बढ़ेगी, क्योंकि पूरी दुनिया भर लोहा मान रही है। आप चाहे ब्रह्मोस की बात करें, तेजस की बात करें, पिनाका की बात करें, पूरी दुनिया ऐसे प्रोडक्ट्स को, इक्विपमेंट्स को, आर्म्स एंड एम्युनिशंस को चाहती कि भारत सप्लाई करे। और साथ में ये आंकड़ों में भी नजर आ रहा है। आप FY14 से लेके अब तक देखें जो डिफेंस के एक्सपोर्ट्स हैं, इसमें 34 टाइम्स 34 गुने की बड़ी बढ़त यहां पर आपको देखने को मिली है।
और बड़ा बेनिफिट पूरे सेक्टर में यहाँ पर अनफोल्ड होता जा रहा है। ऑर्डर बुक सबकी बढ़ चुकी है। HAL की ऑर्डर बुक अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा 2.5 लाख करोड़ के पार है, लेकिन बाकी कंपनीज की ऑर्डर बुक टोटल अगर आप देखें तो ज़बरदस्त है। BEL 72,000 करोड़ से ऊपर, 32,000 करोड़ से ऊपर मझगांव डॉक है। सभी स्टॉक्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, ऑर्डर बुक बड़ी मैसिव है। लगातार नए ऑर्डर विन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पिछले 5 साल इस सेक्टर के लिए टर्न अराउंड रहे हैं, बड़े शानदार वेल्थ क्रिएटिंग रहे हैं। आप देखिए कि इनके रिटर्न्स किस प्रकार के हैं। आप गार्डन रीच को देखें, जबरदस्त रिटर्न यहां पर रहा। मझगांव डॉक 3100%, सोलर इंडस्ट्री 1400%, बड़े मैसिव गेन्स हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारत से लगातार एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, माना जा रहा है कि पिछले 5 साल जितने बेहतर थे, हो सकता है कि इससे और बेहतर अगले 5 साल आपको नजर आए। ओके, शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। इंटरेस्टिंग ये पूरी रिपोर्ट, और देखा हमने कि डिफेंस स्पेस में जिस तरीके से पिछले 5 सालों में एक बूम देखने को मिला है, काबिल तारीफ। और लगातार हम स्टॉक्स की चर्चा भी करते रहते हैं। स्पेशली आप देखिए फरवरी लास्ट से जिस तरीके से मोमेंटम पूरे स्पेस में और स्टॉक्स में हमें देखने को मिली, काफ़ी अच्छी कमाई करा के दी है। हैल देख लीजिए आप, BDL, BEL सभी में, मझगांव इनफैक्ट शिप बिल्डर स्पेस में आप देखें, मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच अच्छा खासा मल्टी बैगन रिटर्न्स ने दिए हैं। सनी जी के पास जाना चाहूँगी, ये पूरा स्पेस ठीक है, कोई बात नहीं। हैल की चर्चा कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस Q1 के नतीजे भी हमने डिस्कस किए, और देखिए निचले स्तरों से आज के सत्र में फिर रिकवरी दिखाई है। इसने आधा फीसदी की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। सोमिल जी आपसे जानना चाहूँगी, पहले तो ये बताइए हैल कैसा लग रहा है, और दूसरा सवाल ये कि डिफेंस स्पेस में अगर आपको एक स्टॉक चुनना हो तो वो कौन सा होगा? एब्सोल्युटली। जो डिफेंस स्पेस में जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें बहुत ही अच्छी करेक्शन देखने मिली है, एंड आई एम एब्सोल्युटली पॉजिटिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ से मुझे लगता है कि HAL में 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम शुरू हुआ है। जो पूरी की पूरी रैली हमने देखी 3060 के लोज से ऊपर में जो 5170 का जो हाई बनाया, उसका पूरा रिट्रेसमेंट अब यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बार कंप्लीट हो चुका है। वीकली पॉजिटिव क्लोज जैसे ही आता है, एक कंप्लीशन का इंडिकेशन होगा, और यहाँ से मुझे लगता है कि जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 4331 का एक स्टॉप लॉस रख के ऊपर में टारगेट्स 5100 5150 के आसपास के टारगेट्स हम इन द मीडियम टर्म आउटलुक रख सकते हैं। दूसरा और एक जो स्टॉक मुझे अच्छा लगता है वो मझगांव डॉक है। मझगांव डॉक में भी वेरी सिमिलर सिचुएशन है। जो हाईज बनाए 3764 के और जो लो बनाए 2628 के, ये पूरा जो करेक्शन हुआ है वो पूरा रिट्रेसमेंट प्रीवियस रैली का हो चुका है। 200 डेली मूविंग एवरेज पे एग्जैक्टली यहाँ पर है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा बनता है। तो 2620 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 3100 के ऊपर भी ये जा सकता है। तो मीडियम टर्म आउटलुक भी बहुत ही बढ़िया है। ओके, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ये आपका व्यू इस पर। ग्लेनमार्क मीन में अगर आप इस वक्त देखें तो फार्मा स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग स्विंग जनरेट करता हुआ 2045 पे, ये एक रिवर्सल वाला स्टॉक था, और इसका रिवर्सल अच्छा रहा, डे हाई पर आता हुआ। मीनवेल आज सुबह सुबह स्पॉटलाइट पे और मेरे ख्याल से बिग स्टॉक्स में बात भी हुई थी यूएसएल पे। यूएसएल ने एक टर्न लिया है, और टर्न का की डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल स्क्रीन पे क्लियर है। 20 डेमा ड्रॉ कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम इट्स अ क्लोज एट 20 डेमा पोस्ट 12 जून। लिकर स्पेस में सबसे बड़ी अंडर परफॉर्मेंस अगर आप कंपेयर करें तिलक नगर इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट, और इस बार के रिपोर्टेड नंबर्स रेडिको खेतान के बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उस मैनेजमेंट से मैंने खुद बात की थी, इसने अंडर परफॉर्म किया उसके कंपैरिजन में भी, लेकिन इसका लो, इसका इस दौर का लो बड़ा ही अगर आप देखें प्रूव्ड लो था 1260 का। ये जून 2024 से लेकर अब तक की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है। ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पे। ये आपका व्यू क्या है इस पे? एक बार सोमिल रीड कीजिएगा। क्या मंडे ऑनवर्ड्स अगर ये अपनी जर्नी 1330 के ऊपर स्टार्ट करे तो ये एक स्टॉक है कंसिडर करने लायक फॉर रिवर्सल ट्रेड? यूनाइटेड स्पिरिट्स में एक एक्सपेंडेड एंडिंग डायगोनल बना है, ब्रेकआउट नहीं हुआ है अभी तक,
ब्रेकआउट इस लेवल के ऊपर है 1352 के ऊपर एंड आई एम एब्सोल्युटली पॉजिटिव ऑन द स्टॉक क्योंकि जो डेली मोमेंटम इंडिकेटर्स है उसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, तो मुझे लगता है कि आसपास ही बॉटम है, लेकिन ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। 1352 के ऊपर मुझे लगता है कि द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज अराउंड 1420। तो 1420 के टारगेट्स पकड़ के हम चल सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस होगा वो 1285 का होगा, लेकिन इसे पोजिशनल ट्रेड, इस समय पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से चले, नॉट इन द शॉर्ट टर्म। ओके, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दीपन मेहता जुड़ेंगे हमारे साथ, तो उनसे बातचीत करेंगे मार्केट पर। चलिए हमारे साथ एलेक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता जुड़े हैं। दीपन जी, गुड आफ्टरनून। अर्निंग सीज़न ख़त्म हुआ, आपका क्या एनालिसिस रहा इस अर्निंग सीज़न को लेकर? क्या कुछ ग्रीन शूट्स दिखे या फिर वापस थोड़ा सा ख़राब ही रहा, और क्या होप है मार्केट को यहाँ से आगे रिकवरी के लिए? अनुज, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो पर इनवाइट करने के लिए। ब्रॉडली हमारा ये अर्निंग सीजन में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट था, स्पेशली इन द बैंक्स एंड एनबीएफसी, जहाँ पर शायद वी हैड बिल्ट अप अवर होप्स की लिक्विडिटी इंप्रूवमेंट, लोअर इंटरेस्ट रेट्स, बेटर डिमांड की वजह से वी वुड सी हायर प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स, लेकिन ऐसे हुआ नहीं है। और जिस हिसाब से बैंक्स एनबीएफसीज ने प्रोविजन की फॉर बैड डेट्स, वो भी काफ़ी एलिवेटेड हाई लेवल पर रहा। इसलिए जो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था दैट वाज द बैंक्स एनबीएफसीज एंड माइट एज वेल। और जो क्योंकि उनका वेटेज इतना ज़्यादा है इन दी सेंसेक्स एंड निफ्टी, ये पोजीशन हो गई है जहां पर हम देख रहे हैं कि मार्केट हैज गॉन साइडवेज, तो ये एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। सॉफ्टवेयर ऑफ कोर्स वी आर एक्सपेक्टिंग बैड नंबर्स, लेकिन ऐसे ही हुआ है। फार्मा में अच्छे आंकड़े आए, लेकिन ट्रम्प की टैरिफ की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा क्लाउड है। सो ऑन द होल आई वुड से कि इट हैज बीन नॉट सच अ ग्रेट अर्निंग सीजन, और देयर वर अ फ्यू हॉट स्पॉट्स, जैसे स्पेशलिटी केमिकल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट कंपनीज है, यहाँ पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। बट बाय एंड लार्ज आई थिंक इट वाज अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर। ओके, डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर था ये इंडीड। दीपन जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। वैसे हालांकि हॉटस्पॉट्स आपने बताए, थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक कब मैं रुझान आपसे जानना चाहूँगी। मेटल स्पेस अगर आप देखें, कल के सत्र में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली, आज थोड़ा फिर से मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है। करीब करीब आप देखें 1.5% की गिरावट के साथ आज ये इंडेक्स कारोबार कर रहा है। मेटल को कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप? काफ़ी सिक्लिकल होता है ये स्पेस, यहाँ पर क्या रुझान रहेगा आपका? देखिए, साइक्लिकलिटी की वजह से ही वी अवॉइड मेटल्स ऑन द होल, और अगर ट्रम्प की टैरिफ की वजह से वी आर सीइंग अ ब्रॉड स्लो डाउन इन द ग्लोबल इकोनॉमी और यूएस इकोनॉमी, और अगर चाइना का डंपिंग फिर से चालू हो जाता है ऑन मेटल्स, रिफाइंड मेटल्स, तो जरूर से आई थिंक प्राइसेस कम हो सकते हैं। इसलिए आई थिंक फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज बेस्ट टू अवॉइड। ऐसा भी नहीं है कि जो लिस्टेड स्टील कंपनीज है, मेटल कंपनीज है, दे आर ट्रेडिंग एट रॉक बॉटम वैल्यूएशन, ऐसा भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक वी हैव टू लुक बियॉन्ड मेटल्स, और इस हिसाब से जस्ट टू कंटिन्यू द डिस्कशन ऑन अर्निंग्स, एक खास बात हमें ये भी मिली है कि यू हैव टू बी एक्सट्रीमली सिलेक्टिव, और आगे चलते ये मार्केट काफी सिलेक्टिव रहेगा। और कोई भी सेक्टर में इवन दो सेक्टर इज डूइंग वेल, देयर विल बी लैगार्ड्स एंड लीडर्स। दीपक जी नमस्कार। बट इस बार मतलब प्राइस वाइज जो चीज़ें थोड़े से एक बड़े बुरे फेज के बाद, फॉर इंस्टेंस एशियन पेंट्स, आप देखिए ना ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था डाउन ट्रेंड का। फाइनली इस बार के नंबर्स, स्पेशली वॉल्यूम फ्रंट पे डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में की जो वॉल्यूम्स रहे उसने बाजार को काफ़ी उत्साहित किया। ऐसी कुछ कॉन्ट्रा कॉल्स आई हैं सर आपके जहन में जहाँ पे आप लोगों ने लोअर लेवल्स पे कुछ फ्रेश एडिशंस किए हो? नहीं वीरेंद्र, आई थिंक ऐसी कोई खास एटलीस्ट नॉट रियली एनी न्यू आइडियाज पर से, लेकिन L&T के नंबर्स बहुत बड़े आए थे। M&M वाज लुकिंग गुड, आयशा मोटर्स इन द लार्ज कैप वाज एक्सेप्शनली गुड। आई थॉट वहाँ पर एक अच्छी स्कोप दिख रही है। भारती एयरटेल ऑल्सो। और अगर आप देखेंगे तो हमारी राय में जो टॉप 50 स्टॉक्स है निफ्टी के, निफ्टी 50 स्टॉक्स है, वहाँ पर शायद 8 या 10 कंपनियां ही है which can grow at beyond 15% secular growth for next 3 to 5 years or so. तो वहाँ पर भी काफ़ी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा।
And on the other hand, I think there are a lot of mid-cap stocks, electronic manufacturing system companies है, या फिर we saw good growth in some of the platform companies. फिर भी valuations काफी ज़्यादा है over there, and I would say that it's not at that right level जहाँ पर risk return आपको favor करेगा. ओके अच्छा दीपन जी, ये जो टैरिफ सब्सटेंशियल टैरिफ की जो एक तलवार लटकी हुई थी फार्मा पे, अब सडनली आज बाजार सेलिब्रेट कर रहा था फार्मा पे उस न्यूज़ को जिसमें ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि क्रिटिकल ड्रग्स एपीआई का 6 महीने का एटलीस्ट स्टॉक जो है वो करा जाए, जिसका आदेश भी उन्होंने दिया है. आप फार्मा को कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त? फार्मा में कोई नई अपॉर्चुनिटीज़, कुछ एडिशंस, या फिर इनफैक्ट जहाँ पे एक बास्केट आपकी हेल्थ केयर की जिसमें हॉस्पिटल्स हैं, अर्निंग्स अच्छी, नंबर्स अच्छे, रिएक्शन स्ट्रॉन्ग, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरीज, फार्मा प्लस हेल्थ केयर, आपकी रीडिंग इस पे? ये डेफिनेटली एक सेफ सेक्टर है और एक सेक्युलर ग्रोथ सेक्टर भी है, क्योंकि हेल्थ केयर स्पेंड गोना कीप ऑन गोइंग अप एज द कंट्री, यू नो, द वेल्थ इफेक्ट और जिस हिसाब से डेमोग्राफिक्स है, आई थिंक ग्रेजुअली वी शुड सी स्टडी ग्रोथ इन हेल्थ केयर. डायग्नोस्टिक कंपनीज के भी नतीजे अच्छे आए, हॉस्पिटल्स के भी नतीजे अच्छे आए. टॉप पिक विद यूजुअल डिस्क्लोजर स्टिल रिमेन्स अपोलो हॉस्पिटल. फार्मा की अगर बात करेंगे तो ये जो सीडीएमओ स्पेस है वहां पर हमें फोकस करना चाहिए. और अगर आप देखेंगे तो एक ये भी थोड़ा साइक्लिकल बिजनेस है और यहाँ पर भी ऐसा होता है कि 3-4 क्वार्टर खराब आ जाते हैं, फिर बहुत ही बढ़िया क्वार्टर आ जाता है एंड कंपनी गोस टू द नेक्स्ट लेवल. तो ये जो सीडीएमओ स्पेस है वहां पर कुछ इंटरेस्टिंग कंपनीज है, जैसे कि OneSource से इसके नतीजे बहुत ही बढ़िया आए हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत पॉजिटिव है, रीजनेबल वैल्यूएशन है. दूसरी कंपनी विच कम्स टू माइंड इज डिशमन. वेरी इंप्रेसिव सेट ऑफ नंबर्स. कई क्वार्टर्स के बाद, उन्हें कई सालों के बाद वी आर सीइंग अ टर्न अराउंड इन द कंपनी. एक कोहेंस करके भी एक कंपनी है जिसका पहले सुवेन फार्मा था, थोड़े रिजल्ट इतने शायद अच्छे नहीं आए, लेकिन प्रोस्पेक्ट्स अच्छे, क्योंकि आरएफ की रिक्वेस्ट फॉर quote, a request for new proposals is looking up for the entire sector and Cohance in particular. और ये जो ट्रम्प टैरिफ्स है, आई थिंक विद इन द फार्मा स्पेस सीडीएमओ पर इतना खास असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे विल बी एबल टू पास ऑन. दीज आर लो वॉल्यूम हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स. और उसी लाइन में एक और बढ़िया कंपनी थी ब्लू जेट, जिसके भी नतीजे बहुत ही बढ़िया आए हैं. तो मेरे ख्याल से अगर आप ये हेल्थ केयर फार्मा में निवेश करना चाहते हैं, देयर इज सीडीएमओ, there is hospitals and diagnostics. I think all three are doing pretty well. खाली आपको कोई अच्छी कंपनी ढूंढनी है where valuations are reasonable. ओके चलिए, तो ये समय ब्लू जेट यहाँ पर अच्छे ओपिनियन. पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इस सीज़न का एक्सीडेंट ऑफ द सीज़न रहा दीपन जी. क्या व्यू रहेगा इस स्टॉक पर आपका? आई एम श्योर आप ट्रैक करते होंगे इसको, ऑलमोस्ट आधा हो गया अपने हाई से. क्या करेंगे यहाँ पर? देखिए, इफ यू आर होल्डिंग द स्टॉक तो बेचने का समय तो चला गया, सो यू रिमेन इन्वेस्टेड, क्योंकि लॉन्ग टर्म 3, 5, 10 ईयर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स फॉर एयर कंडीशनिंग एंड रिलेटेड बिजनेसेस इज गुड. और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इज फोकस्ड ऑन एयर कंडीशनिंग एंड एयर कंडीशनिंग कंपोनेंट्स. तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं. दे आर नियर टर्म चैलेंजेस, नियर टर्म हेडविंड्स है व्हिच दे विल वर्क अराउंड. So I think that there's no point selling at these levels. लेकिन खरीदारी के लिए we should genuinely see turnaround और improvement in growth rates. और नो डाउट आई थिंक यही होता है अगर कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा है, एज वाज द केस विद पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट. और अगर कंपनी डिसअपॉइंटमेंट करती है तो डेफिनेटली मार्केट बहुत बुरी तरह से पीटेगा, एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट. और यही एक फियर है अनुज, यू नो, व्हेन वी लुक एट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, कई बार टेम्प हो जाते हैं कि कंपनी में सभी कुछ है, बढ़िया है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है, इट्स लुकिंग इनटू अ ह्यूज मार्केट. लेकिन अगर आप बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस दे देते हैं और कुछ भी खराब आ जाता है वहां पर, देन वो स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाती है, एंड दैट कैन रियली हैव अ बिग डेंट ऑन द ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स. तो ये नई चैलेंज हो गई है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग. ओके, फिलहाल ये व्यू पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे. दीपन जी, विशाल मेगा मार्ट के नंबर्स आए, काफ़ी अच्छे नंबर्स, और स्ट्रीट ने रिवॉर्ड भी किया. इसके अलावा हमने एवेन्यू सुपर मार्ट के भी नतीजे देखे, ट्रेंड का भी देखा हमने. इस स्पेस पे क्योंकि आपने कंजम्पशन जिक्र किया था, काफ़ी बड़ा बास्केट है, वो थोड़ा सेग्रीगेट करते हैं. और डिपार्टमेंटल स्टोर्स की बात करें तो ये सारे स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आपको? स्पेशली विशाल मेगा मार्ट कैसा नज़र आता है आपको? तो जैसे मैंने कहा, हर एक सेक्टर में आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा. विद इन रिटेल, विशाल मेगा मार्ट और V2 दोनों के नतीजे अच्छे आए हैं
और मॉनसून के कारण से डिमांड और भी इम्प्रूव होगी। दे आर लॉट ऑफ द स्टोर्स आर इन टियर 2 टियर 3 जहां पर अच्छे मॉनसून अच्छे रूरल कंजम्पशन की वजह से दे कैन डेफिनेटली गेट अ स्लाइट बूस्ट इन देयर डिमांड प्रोफाइल। तो वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन दीज टू कंपनीज, यूजुअल डिस्क्लोजर्स ऑफ कोर्स ओवर देयर। इसके अलावा आई थिंक ट्रेंट है या फिर एवेन्यू सुपरमार्केट है, दे आर आई थिंक वेरी रिचली वैल्यूड, और वहां पर अगर नतीजे अच्छे भी आते हैं वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द प्राइस टू मूव अप सिग्निफिकेंटली हायर, क्योंकि काफी सारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स डिस्काउंट हो चुका है। इनफैक्ट कोई नेगेटिव न्यूज फ्लो आ जाता है या एक सॉफ्ट क्वार्टर आ जाता है, तो जैसे हमने पीजी इलेक्ट्रो में देखा वो सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर भी प्ले आउट हो सकता है। तो जनरली आई वांट टू अवॉइड वेरी हाई पी मल्टीपल कंपनीज। V2 है, विशाल मेगा मार्ट है, इनके वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है। दे आर गोइंग एट अबाउट आई वुड से 2 times or so price earnings to growth as compared to some of the other players which are significantly more expensive. अच्छा दीपन जी, एक सेक्टर में आपसे बात करूंगा, अब इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ कि सावन खत्म हो गया, इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अर्निंग्स अच्छी थी। दैट्स लिकर स्पेस। मेरे ख्याल से तिलक नगर इंडस्ट्रीज आपने मेरे से एक बार बातचीत में इज इन योर होल्डिंग्स ना तिलक नगर? No, I don't think we are holding any more. I wish we had bought it, but हम जरूर से कंसिडर कर रहे हैं और काफी अग्रेसिव मूवमेंट है। देखिए वीरू, ये एक स्टॉक है ना, थोड़ा हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक है, क्योंकि ये जो उन्होंने एक्विजिशन की है इंपीरियल ब्लू की, दैट इज कमिंग एट वेरी हाई डेट लेवल। लेकिन मैनेजमेंट भी की क्वालिटी ऐसी है कि दे कैन सर्टेनली मेक द ब्रांड अ सक्सेस, दे कैन ग्रो द बिजनेस, दे अंडरस्टैंड द रेगुलेटरी लैंडस्केप। तो ऑन पेपर एक बहुत ही बढ़िया एक्विजिशन है, एक अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए अगर वो सक्सेसफुली इस ब्रांड को स्केल अप कर सकती है, विच दे हैव शोन द टेंडेंसी टू डू इट, दे हैव शोन द क्वालिटी टू डू इट। देन ये जो डेट प्रॉब्लम है दैट विल नॉट बी वेरी बिग, और ये जो एक्विजिशन है that may take Tilak Nagar Industries to the next level. So I'm definitely following it. At some point of time in future, we may look at investing in it also as a measure of disclosure. लेकिन आपकी बात सही है, ये जो Alcobev industry है, that definitely is a great industry to be invested in. ये एक नया FMCG है, आप ये सब HUL, Nestle, Godrej, Consumer ये सब भूल जाइए। Of course, they make healthy products and these companies make unhealthy products. लेकिन अगर आपको consumer play करना है, तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्टर। और वहां पर भी मैं कहना चाहूंगा कि अवॉइड द एमएनसीज, यूनाइटेड ब्रूवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स अवॉइड कीजिए। होम ग्रोन लिकर कंपनीज आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल एज वी हैव सीन। रेडिको खेतान के नंबर्स देखिए, एलाइड ब्लेंडर्स, एसोसिएटेड ब्रूवरीज और तिलक नगर, आई थिंक दीज कंपनीज आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल, और they have managed to manage the entire जो taxation, regulation, distribution, ये जो challenges रहती है इंडस्ट्री में at state level, they're able to manage it much better than the leaders in the sector. देवन जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका जो आखिरी गुरु मंत्र है वो मैं संभाल के रखूंगा, होम ग्रोन, यानी देशी भाषा में से कहा जाए तो देसी, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस चर्चा में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। मजाक के अंदाज में बोल रहा था बात में। अब चलते हैं स्ट्रेटजी पर, और अनुज ये सेशन वैसा ही रह गया जैसे कल्पना की गई थी सुबह, रेंज में ऑप्शन राइटर्स के बीच में, बट किसी किसी प्राइस में कुछ सफलताएं भी होती हैं तो विफलताएं भी होती हैं, लेकिन सफलता है क्या इस प्राइस में हमारी कि हम हायर लेवल्स पे सस्टेन रहे, कोलैप्स नहीं हुए? कैसे देखें इस क्लोजिंग को, अप्रोच क्या रखें? देखिए वीरू, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, 3 दिन का वीकेंड आ रहा है, आराम से वीकेंड एंजॉय करिए। इंडिपेंडेंस डे है, जन्माष्टमी है, फेस्टिवल हैं, एंजॉय करिए। क्यों बेकार में सरदर्द पालना है 3 दिन का? मंडे को आ जाइए। क्या वर्स्ट केस में क्या होगा अगर आपने पोजीशन नहीं ली, अगर 200 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होगा, आपको लगेगा काश ले ली होती, वो काश उसके अगेंस्ट हो गया। तो काफ़ी क्रिटिकल चीज़ें लाइंड अप हैं वीकेंड में, कोई पोजीशन कैरी मत करिए इस मार्केट में। और उसके बाद आप जब मंडे को आएंगे तो फिर एकदम आपको फ्रेश क्लीन स्लेट से आप काम करिए। और इसके बाद मेक और ब्रेक जोन है वैसे भी ये मार्केट के लिए, तो इस वजह से मेरा ये वो रहेगा कि आप अभी के लिए नो पोजीशन के साथ जाइए। कोई पोजीशन कैरी मत करिए, ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कोई एक का सिक्का आप उछाल दें और उछलने के बाद किस तरफ गिरेगा ये ना आपको मालूम है ना बाजार को मालूम है। तो फिर जैसे कि अनुज ने कहा, मेक और ब्रेक है, बट एंजॉय कीजिए इस 3 दिन के वीकेंड को विदाउट एनी पोजिशंस। डीलिंग रूम के चलते हैं यतिन के पास। डीलर्स क्या चेस कर रहे हैं, यतिन बताइए। तो आज 2 स्टॉक्स हैं फोकस में वीरू, और कहीं ना कहीं आज जो मार्केट में थोड़ी बहुत मोमेंटम है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में देखने को मिल रही है। पर्टिकुलरली HDFC लाइफ की बात करें तो यहाँ ओपन इंटरेस्ट 2% बढ़ा हुआ है, फ्रेश लॉन्ग देखने को मिल रहे हैं,
और डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ BTHT की रणनीति अपनाई जा सकती है 800 तक के टारगेट्स के लिए, और यहाँ डीलर्स के हिसाब से डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स बायर हैं, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक के लिए उनको लगता है ये स्टॉक में मोमेंटम बरकरार रह सकता है। और लार्ज कैप में से और एक स्टॉक एशियन पेंट्स, यहाँ भी डीलर्स को लगता है कि 60-70 रुपये की अपसाइड देखने को मिल सकती है, और डीलर्स ये मान के चल रहे हैं कि काफ़ी सारी FII बाइंग आपको कंज्यूमर और FMCG स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, जहाँ एशियन पेंट्स उनका एक प्रेफर्ड आइडिया है, तो यहाँ भी डीलर्स को लगता है 2600 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, एशियन पेंट्स और HDFC लाइफ डीलर्स के रडार पर ये दो जहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। चलिए अब BTST और STB की ट्रेड्स लेते हैं। रुचित जी बताइए, शुरुआत आपसे, क्या करें? BTST के लिए यूनो मिंडा खरीदारी करके जाने की सलाह रहेंगी। सो आइडियली एक लगभग 1.5 से 2 महीने के कंसोलिडेशन फेज का आज ब्रेकआउट हुआ है, वो भी हायर देन एवरेज वॉल्यूम्स के साथ में, और जैसा मोमेंटम है स्टॉक में हमें लग रहा है कि ये फॉलोअप मूव मंडे को काफी स्ट्रॉन्ग रह सकता है। तो 1120 के स्टॉप लॉस से यूनो मिंडा में खरीदारी करके जाए 1200 के टारगेट्स इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जनाब यूनो मिंडा पे दिल आया हुआ है हमारे पैनल का, पहली कॉल यही थी और आखिरी कॉल भी जनाब यही है। मानस आप क्या कैरी कर रहे हैं? तो देखिए एशियन पेंट्स के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट है, तो इसका फ्यूचर खरीदेंगे 2514 के स्टॉप लॉस से 2550 के टारगेट के लिए। ओके, एशियन पेंट्स मानस जी के पिक डे हाई पर क्लोज होने की तैयारी है, और वेदर जी भी डिस्कस कर रहे थे अच्छा काउंटर परफॉर्म करता हुआ। गाबर सर गुड इवनिंग, बताइए पिक आपकी। नो ट्रेड, आई थिंक आई स्किप मंडे को देखेंगे, नो रिस्क। ओके ठीक है, नो रिस्क इन दिस मार्केट। शिल्पा जी आप बताइए, आप क्या कैरी करेंगे? जी बिल्कुल, उनोम इंडिया मेरा पहला पिक भी था, ये आखिरी मेरा भी होने वाला था, बट दैट्स ओके, इट्स टेकन। तो अभी के लिए APL अपोलो पे वापस एक ध्यान दे सकता हूँ। यहाँ पे डे हाइक पे ही क्लोज हो रहा है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। तो 1606 पे फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। 1585 के स्टॉप लॉस से APL अपोलो पे आप लॉन्ग जा सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 1645। रुचित जी आपको खुली, जिसे कहते हैं ना, वो धमकी है जन्माष्टमी पर धमकी शिल्पा जी की, अरे ले लिया आपने मेरा यूनो मिंडा, यही ट्रेड मेरा भी होता। खैर सोमिल आप क्या पिक करेंगे? मैं पिक करूंगा टाइटन में एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, छोटा सा कंसोलिडेशन है, ब्रेकआउट नहीं आया है। मैं प्रीएम कर रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा। मोमेंटम अच्छा है, सेटअप अच्छा है। स्टॉप लॉस 3420 और टारगेट होगा 3600। ओके, टाइटन आपका 3490 पे एक बाय कॉल है, और ट्रेड्स एक रह गया था अभी यहाँ पे, और अमित जी का ट्रेड रह गया। डॉक्टर साहब अमित जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी मैं आइशर मोटर के साथ ही कंटिन्यू करूंगा। 5700 का स्टॉप लॉस रहेगा और 5900 के टारगेट्स रहेंगे आइशर मोटर। ओके, ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पे, और अब एक काम करते हैं, जरा देखते हैं इस क्लोजिंग को। जैसे कि अनुज कह रहे थे कि कोई अपने साथ सरदर्दी कैरी ना करें, कोई बेफिजूल का लोड, कोई बेफिजूल के अगर आप देखें तो परेशानियाँ, दुविधाएं। स्टॉक्स देखिए डिफरेंट हैं, जहाँ मजबूती है वो है। लुक एट मुथूट, मन्नापुरम, यूनो मिंडा, एटर्नल, GMR एयरपोर्ट्स, नौकरी, इंश्योरेंस स्पेस, काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। और जहाँ और इनफैक्ट AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, HDFC लाइफ, सब में अच्छी स्ट्रेंथ है। और इंडेक्स पे कोई बैट मत लीजिए। अच्छा, जब हम मंडे मॉर्निंग लौट के आएंगे और बात कर रहे होंगे, एक स्टॉक बड़ा क्रिटिकल होगा, और वो है HDFC बैंक। ये करीब करीब 1990 पे ट्रेड कर रहा है। डॉक्टर साहब वो हम चर्चा शुरू करेंगे अपनी वीकेंड वाली, है ना? शुरू करते हैं। राजेश अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। राजेश जी, ये क्लोज कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, इनफैक्ट मैं मुद्दे की बात पर आ जाता हूँ। मैंने सोचा था पहले बाजार की बात करूँगा, मैंने कहा छोड़िए। ये बताइए, 3 दिन है हमारे पास, उसमें से तो एक निकल जाएगा इंडिपेंडेंस डे में, अगला जन्माष्टमी में, लेकिन फिर भी रात को देखने के लायक कुछ OTT पे कुछ हो तो बताइए।